हाँ, तो हम लोग आज कक्षा 9 का पहला चैप्टर नए सिरे से फिर से स्टार्ट कर रहे हैं और इसे हम लोग बच्चों के डिमांड पर बालाजी प्रकाशन के पुस्तक से इस कक्षा 9 के नए सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें पहला चैप्टर आपका वास्तविक संख्याएं हैं। देखिए, संख्या पद्धति में संख्याओं को दो भागों में बांटा गया है। एक तो होती हैं वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स, और दूसरी होती हैं काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस, जैसे काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं, जैसे अंडर रूट के अंदर माइनस आ गया, तो चूंकि हम ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात नहीं कर सकते हैं, इसलिए ऐसी सभी संख्याएं जो अंडर रूट में ऋणात्मक होती हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्याएं। और जैसे 2 + 3i है, आई को हम बोलते हैं आयोटा, क्या बोलते हैं, आयोटा, और ये भी क्या है, काल्पनिक संख्याएं हैं। ऐसे जैसे -4 - 2i है, ये भी क्या है, काल्पनिक संख्याएं हैं। ठीक है, कैसी संख्याएं हैं, काल्पनिक संख्याएं हैं। और चूंकि इसका सिलेबस हमारे किताब में नहीं है, ये चीज़ें कि हमारी किताब में नहीं है 9th की, इसको हमको आगे पढ़ना है, इसलिए हम लोग इस टॉपिक को यहीं पर छोड़ेंगे। आगे की क्लासेस में जब आएंगी तो इसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, फिर संख्या पद्धति में जो संख्याओं को दो भागों में बांटा गया है, जिसकी दूसरा भाग ये है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, तो वास्तविक संख्याओं को फिर हमने हमारे पुस्तक में जो है दो भागों में बांटा गया है। पहला है आपका परिमेय संख्याएं और दूसरा है अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जा सकती हैं, जहां पर p और q दोनों पूर्णांक हों तथा q बराबर 0 ना हो। अर्थात इसका मतलब ये है कि भाई संख्या, जैसे हमने यहाँ पर ये लिखा 5/0, तो ये 0 से हम किसी भी संख्या को भाग नहीं कर सकते, क्योंकि ये अपरिभाषित है। 0 से हम किसी संख्या को भाग नहीं कर सकते हैं, इसलिए परिमेय संख्याओं में किसी भी संख्या का हर जो है वो 0 नहीं हो सकता, हर 0 नहीं हो सकता। फिर आपका अपरिमेय संख्याएं आती हैं, तो परिमेय का बिल्कुल ठीक उल्टा। अपरिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्याएं। जैसे √2 है, √3 है, √5 है, √7 है, 1.10, 1.100, 1.100, 1 4 times 0 एंड सो ऑन। तो इस तरीके की जो संख्याएं होती हैं, ये क्या होती हैं, इनको हम लोग कक्षा 9 में हम लोग आगे पढ़ेंगे। संख्याएं जो आवर्ती होती हैं, अनावर्ती होती हैं और अनावर्ती और अनावसानी होती हैं। ठीक है, अंग्रेजी में इसे टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, अशांत अनावर्ती, जिसे हम क्या बोलेंगे, अशांत अनावर्ती। तो ऐसी संख्याएं जो क्या होती हैं, अशांत अनावर्ती होती हैं। ऐसी संख्याएं जो अशांत अनावर्ती होती हैं क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसे हम क्या बोलेंगे, अशांत अनावर्ती, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन टर्मिनेटिंग और
रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ऐसी संख्याएं जो होती हैं, ऐसी संख्याएं जो अशांत अनावर्ती होती हैं, वो अपरिमेय होती हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि परिमेय संख्याओं को और कितने भागों में बांटा गया है। परिमेय संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक, 3 भागों में हम इसको बांट सकते हैं। अब देखिए, पूर्णांक जो है इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक क्या होते हैं और शून्य पूर्णांक क्या होता है, इसको हम नंबर लाइन पर समझ सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक नंबर लाइन बना दिया और इसके मिड पॉइंट पर, मध्य बिंदु पर हम क्या मान लेंगे, 0। अब 0 के जब हम इस तरफ जाते हैं राइट साइड में, है ना, जब 0 के राइट साइड में जाते हैं तो संख्याएं सब क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। और 0 के जब हम लेफ्ट साइड में जाते हैं तो संख्याएं क्या होती हैं, निगेटिव होती हैं। 0 के लेफ्ट साइड में संख्याएं क्या होती हैं, तो यहाँ पर अगर इसको हम 0, इसके मध्य बिंदु में हम 0 मान लेते हैं, तो इस तरफ जब हम राइट साइड में जाते हैं, 0 से राइट साइड में जाते हैं तो संख्याएं सब धनात्मक होती हैं। जैसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। ठीक है, इधर हम जाते हैं तो -1 -2 -3 और -4 और इधर -इन्फिनिटी तक, इधर आपका +इन्फिनिटी तक। तो ये जो संख्याएं हैं 0 से लेकर प्लस अनंत तक, ये संख्याएं क्या कहलाती हैं, धन पूर्णांक। इसे क्या बोलते हैं, धन पूर्णांक, यानी पॉजिटिव इंटीजर, धन पूर्णांक बोलते हैं। और ये जो संख्याएं 0 से इस तरफ होती हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, ऋण पूर्णांक। क्या बोलते हैं, ऋण पूर्णांक। ठीक है भाई, और 0 को हम क्या बोलते हैं, शून्य पूर्णांक। 0 को क्या बोला जाता है, शून्य पूर्णांक। देखो, तो 0 के लेफ्ट साइड की जितनी भी संख्याएं होती हैं संख्या रेखा पर, वो सभी क्या होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। अच्छा, एक चीज़ और हम लोग समझ लेते हैं, संख्या रेखा पर अगर हम दाहिने तरफ से बाएं तरफ जाते हैं, लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं, आप कहीं पर भी खड़े हैं, मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े हैं 3 पर, कहाँ पर खड़े हैं, 3 पर आप खड़े हैं, और अगर आप संख्या रेखा पर लेफ्ट साइड पर जाते हैं तो संख्याएं क्या होती हैं, छोटी होती चली जाती हैं। कहीं से भी आप यहाँ -2 पर हैं तो लेफ्ट साइड में जाएंगे तो संख्या क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। -2 से -3 छोटा है कि नहीं, छोटा है ना। -3 इज स्मॉलर देन -2, समझ रहे हैं आप। तो संख्या रेखा पर अगर आप राइट साइड से दाएं तरफ से बाएं तरफ जाते हैं तो संख्याएं छोटी होती चली जाती हैं, और संख्या रेखा पर अगर आप बाएं तरफ से दाएं तरफ जाते हैं तो संख्याएं सब क्या होती हैं, बड़ी होती चली जाती हैं। ठीक है, चलिए भाई, अब हम लोग यहाँ पर ये संख्याओं को समझेंगे कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। पूर्णांक तुम हम लोगों ने समझ लिया, बोलो भाई, सबको समझ में आ गया पूर्णांक, किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। चलिए, पूर्णांक समझ में आ गया। अब हम लोग इन संख्याओं के बारे में अध्ययन करते हैं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या हैं, सम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं और सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, इनके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो इसको तब तक हम लोग मिटा देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। वीडियो में तो आप लोग जैसे संख्या रेखा पर अगर हम 0 के लेफ्ट साइड में जाते हैं, दो बार मैंने लिख दिया, सॉरी, 2 के बाद 3, फिर 4, फिर -5 और डॉट डॉट, इधर कितना होता है, -इनफाइनाइट, और इधर क्या होता है, +इनफाइनाइट, डॉट डॉट।
प्लस इनफाइनाइट तक। तो देखिए, अब यदि आप संख्या रेखा पर चलना शुरू कर दीजिए। संख्या रेखा पर अगर आप 0 से किस तरफ जा रहे हैं, 0 से दाहिने तरफ, 0 के दाहिने तरफ यदि आप जा रहे हैं और इन संख्याओं को उठा करके एक झोले में आप डालते रहें, तो आपके पास बहुत सारी संख्याओं का एक ढेर मिल जाएगा। और जैसे मैं इधर बना दे रहा हूं आपके लिए, 0 से अगर हम किस तरफ जाते हैं, दाहिने तरफ, और संख्याओं को उठाकर यदि हम एक झोले में डालते रहें, तो कुछ इस तरीके से आपके पास संख्याएं आ जाएंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, है ना, डॉट डॉट बहुत सारी संख्याएं आपके एक झोले में आ जाएंगी। और इन सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। इन संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृत संख्याएं। क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। तो देखो भाई, जब कोई एक बच्चा छोटा होता है, जब वो गिनना शुरू करता है तो कहाँ से गिनना शुरू करता है, 1 से। ये नेचुरल है उसके, या हम सभी गिनना अगर काउंटिंग शुरू करते हैं, गिनने का काम शुरू करते हैं, तो सबसे पहले किससे शुरू करते हैं, 1 से। तो ये नेचुरली हमारे अंदर से 1 निकलता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, प्राकृतिक संख्याएं। क्योंकि ये हमारे अंदर से नेचुरली निकल आता है, अगर हम गिनना शुरू कर देते हैं तो हमारे अंदर से नेचुरली निकल आता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। अब देखिए, आप संख्या रेखा पर वापस आ जाइए और 0 को भी उठा लीजिए। 0 को भी आप उठा लीजिए और अपने झोले में डाल लीजिए। 0 को उठा करके आप अपने झोले में डाल लीजिए। तो उस झोले में अब जो संख्याएं हो गई, वो संख्याएं क्या हो गई, पूर्ण संख्याएं। तो 0 को भी जब आप अपने झोले में डाल लेंगे तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, पूर्ण संख्याएं, क्योंकि बिना 0 की संख्याएं पूरी नहीं थी। कहने का मतलब, जब तक 0 नहीं था हमारे झोले में, संख्या पूरी नहीं थी। क्यों नहीं पूरी थी, क्योंकि यदि हमको 10 लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, बिना 0 के तो हम लिख नहीं सकते हैं। तो इसलिए 0 भी संख्याओं में, प्राकृतिक संख्याओं में मिला लेने से संख्याएं पूरी हो गई, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं। समझ में आ गया। तो एक प्रश्न यहां से बन सकता है, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं? क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं? तो देखो भाई, ये पूर्ण संख्या का गोला है। पूर्ण संख्या का गोला जो है, आप इसको सही से बना लिया जाए थोड़ा सा, ये पूर्ण संख्या का गोला है। और पूर्ण संख्या के गोले के अंदर प्राकृतिक संख्या आ रही है कि नहीं आ रही, आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। अच्छा, इसका उल्टा एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं? तो नहीं, प्राकृतिक संख्या का गोला छोटा है और पूर्ण संख्या का गोला बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि 0 एक ऐसी संख्या है जो प्राकृतिक संख्या नहीं है लेकिन पूर्ण संख्या है। तो दो प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं और बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, ये अक्सर पूछे भी जाते हैं, आपकी किताब में भी मिलेंगे कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं? तो हाँ, इसका उत्तर क्या होगा, हाँ, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। और अगला प्रश्न ये पूछा जा सकता है, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं? तो नहीं, 0 पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं। उसके बाद में यदि आप संख्या रेखा पर बाएं तरफ और चलते जाएं और अपने झोले में संख्याओं को उठाकर डालते रहें, और डालते हुए आपके पास, आपके झोले में क्या ऋणात्मक संख्याएं भी आ जाएंगी, -1, -2, -3, -4, -5 और डॉट डॉट
अनंत तक जितना जितना दूर आप जाएंगे वो सभी संख्याएं आपके झोले में आती चली जाएंगी। और इस प्रकार से इन सभी संख्याओं को मिला दिया जाता है जब, तो क्या बन जाती हैं, इसे बोलते हैं पूर्णांक। तो आपके झोले में क्या आ गया, पूर्णांक। क्या आ गया, पूर्णांक। अब देखो भाई तो पूर्णांक में आपका 0 भी है, पूर्णांक में प्राकृतिक संख्याएं भी हैं। पूर्णांक के गोले के अंदर पूर्ण संख्या भी आ रही है और पूर्णांक वाले गोले के अंदर प्राकृतिक संख्याएं भी आ रही हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि प्रश्न यहाँ से ये बन सकता है, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक हैं? तो हाँ, क्योंकि प्राकृतिक संख्या के गोले में आ रहा है ना, पूर्णांक के गोले में प्राकृतिक संख्या आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है। इसलिए सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं, पूर्णांक हैं। ठीक, दूसरा देखो, क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक हैं? तो हाँ, क्योंकि पूर्णांक के गोले के अंदर क्या आ रही हैं, पूर्ण संख्याएं आ रही हैं, इसलिए सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक हैं और सभी प्राकृतिक संख्याएं भी पूर्णांक। इसका उल्टा प्रश्न ऐसा बनता है, क्या सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्या हैं? तो इसका उत्तर होगा नहीं, क्योंकि प्राकृतिक संख्या का गोला छोटा है और पूर्णांक का गोला बड़ा है। तो सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्याएं नहीं होते हैं, सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं होते हैं, ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसका भी उत्तर क्या होगा, नहीं होगा। तो हम लोगों ने इस वीडियो में पढ़ा कि संख्या पद्धति में संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। तो हमने पढ़ा संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। फिर वास्तविक संख्याओं को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, 2 भागों में, एक परिमेय संख्याएं और एक अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जैसे √2, √5, √3, ये सभी उदाहरण हम लोगों ने देख लिया है अभी इससे पहले। और ऐसी संख्याएं जो अशांत अनावर्ती होती हैं उन्हें भी हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद में हम लोगों ने परिमेय संख्याओं को पढ़ा। ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं, जहां P और Q दोनों पूर्णांक हों तथा Q बराबर 0 ना हो, क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और उसके बाद परिमेय संख्याओं को हमने बांटा। परिमेय संख्याओं को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक, 3 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, वह संख्याएं जो हम गिनने के लिए प्रयुक्त करते हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाते हैं। पूर्ण संख्याओं की परिभाषा हम लिख सकते हैं, जब प्राकृतिक संख्या में शून्य को मिला दिया जाता है, प्राकृतिक संख्या में जब शून्य को मिला दिया जाता है तो प्राप्त संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। और यदि प्राकृतिक संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को भी मिला दिया जाए, पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को भी मिला दिया जाए तो प्राप्त संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्णांक। अब इसमें हमने सम और विषम भी समझा था। सम संख्याएं तो आप लोगों को पता ही होगा, कक्षा 9 में ये चीज़ बहुत अच्छे से आप जानते होंगे कि सम संख्याएं क्या होती हैं। और यदि फिर भी कोई डाउट है भाई, तो हम लोग समझ लेते हैं कि सम संख्याएं क्या होती हैं। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से भाज्य होती हैं, ऐसी संख्याएं जो जिनको 2 से भाग करने पर शेषफल 0 बचता है, ठीक है, क्या कहलाती हैं, सम संख्याएं। उदाहरण के लिए हम पहले भाग करके देखते हैं। हमारे पास एक संख्या है 4028, ये एक संख्या है। और एक दूसरी संख्या है, इतना बड़ा भाग करने में थोड़ा दिक्कत होगा तो हम छोटा ही लेते हैं। जैसे हम मान लेते हैं 36 और 35। हमारे पास 2 संख्याएं हैं, एक है 36 और एक है 35। तो इसको हम भाग करते हैं। पहले 36 को 2 से भाग करके देखते हैं। जब 2 से भाग करेंगे तो 2 × 9 2, कितना बचेगा, 1 घटा लेंगे 16 हो जाएगा, 2 × 8 16। ठीक है, 16 में से 16 घटाएंगे क्या बचेगा, 0। तो शेषफल क्या हो गया, 0। तो एक संख्या जो हमने लिया
36 36, इसका शेषफल क्या आ गया 2 से भाग करने पर 0। तो ये कैसी संख्या है बताओ भाई, सम है कि विषम? सम है ना। चलो बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। और अगला 35 है। अब इसको हम 35 को जब 2 से भाग करके देखें तो क्या आएगा, 2 एकन्नम 2, घटा लेंगे 3 में से 2, 1 बचेगा और ये हो गया 15, 2 सत्ते 14 और फिर कितना बचा 1। अब 1 2 से छोटा हो गया, इसे हम भाग नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये हो जाएगा आपका शेषफल, रिमाइंडर। यहाँ रिमाइंडर यानी शेषफल कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये शेषफल बच जा रहा है। जब भाग करने पर शेषफल बच जाता है तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं, विषम संख्याएं। तो सम संख्याएं ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य होती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। और ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाज्य नहीं होती हैं, उदाहरण यहाँ लिख लेते हैं, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, डॉट डॉट, ये सभी संख्याएं क्या हैं, सम हैं। और विषम संख्याएं ऐसी संख्याएं जो 2 से भाज्य नहीं होती हैं, विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स, इसे क्या बोलते हैं, ऑड नंबर्स, विषम संख्याएं। तो विषम संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो 2 से भाज्य नहीं होती हैं। जैसे आप लिख सकते हैं 1 3 5 7 9 11 13 और डॉट डॉट, है ना, एंड सो ऑन। इस तरीके से हमारे पास आ जाती हैं विषम संख्याएं। अब बात कर लेते हैं हम अभाज्य संख्याओं की। अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं भाई, प्राइम नंबर्स इन्हें बोलते हैं, प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऐसी संख्या, जैसे इसमें आपने देखा विषम संख्याएं क्या हैं, जो 2 से भाग नहीं होती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। जिनको हम 2 से भाग करते हैं तो कुछ शेषफल बच जाता है, विषम संख्याएं कहलाती हैं। आगे अभाज्य संख्याएं क्या हैं, जैसे हम बात करें 9, 9 क्या है, विषम है लेकिन अभाज्य नहीं है। 9 क्या है, विषम है लेकिन अभाज्य नहीं है। लेकिन ये ऐसे यहाँ पर 2 की बात करें तो 2 क्या है, ये सम है लेकिन अभाज्य है, ठीक है, सम है लेकिन अभाज्य है। तो ऐसी संख्याएं जिनके अभाज्य गुणनखंड करें, अगर हम उनका अभाज्य गुणनखंड करें, गुणनखंड करना आप लोग जानते ही होंगे। गुणनखंड क्या है भाई, जैसे देखो अगर हमको 18 दे दिया गया है तो 18 का हमें अभाज्य गुणनखंड करना है, तो हम इसको 2 से का पहले भाग करते हैं, 2 9 18, फिर 3 से भाग करते हैं, 3 त्रिका 9, फिर 3 से भाग करते हैं 1। तो 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 18 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 3। तो इसमें 18 का अभाज्य गुणनखंड 2 भी है, 3 भी है और ये भी 3 है। तो 18 के अभाज्य गुणनखंड आप ऐसे कर सकते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 3। समझ में आया। तो ये भाई अभाज्य गुणनखंड ऐसी संख्या है जिनका हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो उसमें उसके अभाज्य गुणनखंड में केवल संख्या या 1 हो। ऐसी संख्याएं जिनके अभाज्य गुणनखंड में केवल वो संख्या स्वयं और 1 होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम 5 का अभाज्य गुणनखंड करें तो बताओ 5 को आप 5 से काट दोगे, 1 बचेगा, यानी हम लिख सकते हैं 5 को 1 गुणे 5, और तो हम इसका कोई अभाज्य गुणनखंड आएगा नहीं। तो ये संख्या क्या है, अभाज्य संख्या। ऐसी संख्याएं जिनके अभाज्य गुणनखंड में वही संख्या और 1 हो, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं। ओके, तो अब आज के क्लास में हम लोग यहीं पर इसको बंद करते हैं आज की क्लास। आगे के क्लास में हम लोग इससे आगे चर्चा करेंगे और फिर हम बालाजी पब्लिकेशन के पुस्तक से आप लोगों को सभी अच्छे सवालों को बताएंगे, सभी सवाल बताएंगे, अच्छे क्या जो अच्छे हैं, सभी सवाल अच्छे हैं। कोई भी किताब ना कोई अच्छी होती है और ना ही कोई किसी भी किताब को आप ये नहीं कह सकते हैं कि किताब कोई ख़राब होती है या कोई किताब अच्छी होती है।
खराब और अच्छा उसको पढ़ने वाला बनाता है। तो आप किताब पर कमेंट मत कीजिए, खुद को तराशिए और आपके लिए सारी किताबें अच्छी हो जाएंगी, ये मेरा दावा है। किताब कोई ख़राब नहीं होती है, बस उसको पढ़ने वाले का नज़रिया होता है कि उसको अच्छा बना देता है या ख़राब बना देता है। तो थैंक यू, बस आज के क्लास में